दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर की हम फ्रंट पेज के साथ में। फ्रंट पेज में सबसे मेन एक ही न्यूज़ है जिसे हम देखेंगे आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट को जैसे कि वैसे ही रहने दिया है। आखिर क्या देखा आरबीआई ने, कौन कौन से डिसीजन लिया, अभी जो कमेटी की बैठक हुई थी कौन कौन से रीजन उसको सामने आए, क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रोजेक्शन लगा रहा है, इसके बारे में हम इसको देखेंगे। और दूसरी बात है, हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन, उनका ये कहना है कि वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है, वैक्सीन की कमी होने के कारण ये मामले नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा उनका कहना है। जो अपोजिशन है वो केवल अपने पॉलिटिकल इशू को लेकर ये आरोप लगा रही है, वैक्सीन शॉर्टेज वाली कोई बात नहीं है, ऐसा कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। लेकिन यदि हम विश्व में पूरी स्थिति देखें इंडिया की ना, तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, यदि हम ये बात करें कि 1 लाख लोगों में कितने लोगों को वैक्सीन दी गई है, तो सबसे ख़राब स्थिति बांग्लादेश की चल रही है, उसके आगे श्रीलंका है और उसके बाद इंडिया है। लेकिन सबसे टॉप में चल रहा है इजराइल, जो कि प्रति 1 लाख लोगों की यदि हम 5 अप्रैल की बात करें तो 1,17,160 लोगों को इसने वैक्सीन दिया है। पूरे वर्ल्ड का एवरेज 8,900 है और इंडिया का एवरेज इससे कम है 6,310। हम विश्व के एवरेज से भी बहुत पीछे हैं, तो हम इसमें अपनी बड़ाई नहीं कर सकते हैं कि हम बहुत अच्छा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। अब हम शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ के साथ में, जो कि आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट, जो भी पॉलिसी हैं उनके रेट को, दर को चेंज नहीं किया है, जैसे कि वैसे ही रहने दिया है। ठीक है, आरबीआई ने एक अनुमान लगाया है कि 2021-22 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 10.5% की रहेगी। अभी आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका ये कहना है कि हम रेपो रेट को जैसे कि वैसे ही रहने देंगे। 4% है, अभी 4% ही रहने देंगे। अब हमारे लिए रेपो रेट को जानना ज़रूरी होता है। मेंस में तो कभी भी रेपो रेट के ऊपर लिखने को नहीं आएगा, लेकिन प्री के लिए इसकी एक एक टर्म महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बना सकती है। ठीक है, तो रेपो रेट के बारे में हमें एक ही लाइन में कोई भी चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि हम उसको ज़िंदगी भर याद रखें। यदि हम कभी भी ज़्यादा चीज़ याद रखने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कभी भी लॉन्ग टाइम तक हमारे दिमाग में नहीं रहती। आप केवल इतना याद रख लो कि जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है, पैसे उधार देता है, उसको हम कहते हैं रेपो रेट। उधार देता है, इसका क्या मतलब हो गया, ये हम समझते हैं। यदि बैंकों को कम रेट में उधार पैसा मिलता है आरबीआई की तरफ से, तो वो ग्राहकों को भी जो है कम रेट में लोन देते हैं। सीधा सीधा संबंध रहता है, लेकिन जनरली बैंक ऐसा करते नहीं हैं। दूसरी बात, यदि बैंकों को महंगा ब्याज आरबीआई से मिलता है, तो वो ग्राहकों को भी महंगी दर पर ब्याज देंगे। ये सीधा सीधा रिलेशन है, इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब आरबीआई किस कंडीशन में रेपो रेट को चेंज करेगा? यदि आरबीआई को लगता है कि बैंकों के पास पैसों की कमी है, ठीक है, उनको और अधिक पैसा चाहिए, तो इस रेपो रेट को आरबीआई क्या करेगा, इसको डाउन कर देगा, ताकि बैंक और भी ज़्यादा लोन ले सके। यदि आरबीआई को ये लगता है कि मार्केट में पैसा सही साट है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इस रेपो रेट को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आरबीआई इन बातों का ध्यान रखता है। आरबीआई का ऐसा कहना है कि जो भी कदम हमने उठाए हैं वो ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए उठाए हैं, और कोविड-19 के कारण इकोनॉमी पर जो प्रभाव पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है, उसको हम मिटिगेट करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। ठीक है, और इसको, ये काम को करते समय उसने ध्यान रखा सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का, कि मार्केट में इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते ही उन्होंने ये कदम उठाया है। क्योंकि यदि अभी खुदरा जो महंगाई है, वस्तुओं की खुदरा महंगाई है, यदि वो हाई हो जाती है, तो अपनी जो रेपो रेट है उसको आरबीआई क्या करता है, हाई कर देता है। यदि वो उसको लो कर देगा तो बैंकों के पास ज़्यादा पैसा चला जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ने से ही जो है महंगाई बढ़ती है, इसलिए उन्होंने इसको जैसे कि वैसे ही रहने दिया है। ठीक है, और
उनका ये कहना है कि आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, ऐसा उनका कहना है। आखिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वैक्सीन आ गई है, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है, तो जितनी भी एक्टिविटी इकोनॉमी से रिलेटेड जो रुकी हुई हैं वो सब चालू हो जाएंगी, इसलिए आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमी ग्रो करने वाली है, ऐसा कहना है इनका। लेकिन अभी सेकेंड वेव जो चल रही है सबसे ज़्यादा खतरनाक चल रही है। इसमें तो ऐसा हो गया है कि सेंटर को भी परमिशन नहीं देना पड़ रहा है कि आप लॉकडाउन लगाइए, डायरेक्ट स्टेट अपने हिसाब से कलेक्टरों को पावर दे दिए हैं कि आप अपने हिसाब से स्थिति को संभालिए। सेकंड जो वेव है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फ्रंट पेज में ही दिया था कि कल 1.26 लाख केस आए थे, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा और भी अनुमान लगाया है कि अभी केस बढ़ रहे हैं, तो इससे तो कुछ ना कुछ विषम परिस्थिति उत्पन्न होने वाली है। ठीक है, और इससे जो डिमांड है मतलब वो भी कम हो जाएगी, लोग चीज़ों को कम से कम कंज्यूम करेंगे और फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो जाएंगी लॉकडाउन के कारण, तो जो डिमांड है उसे गिरावट महसूस होने वाला है। और उनका ऐसा कहना है कि ये जो सेकंड वेव आई है ना, इसी के चक्कर में फिर से जो परिस्थितियां नॉर्मल होने में टाइम लग सकता है, ऐसा आरबीआई के गवर्नर का कहना है। आगे ये कहते हैं कि हमें केवल कोविड-19 से ही नहीं लड़ना है, हमें इकोनॉमी का भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कंसोलिडेटिंग रूप से हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है, जॉइंटली रूप से। ठीक है, और दूसरी बात ये कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब पूरी देश की जो अर्थव्यवस्था है मैक्रो इकोनॉमिक है वो स्टेबल बनी रहनी चाहिए। यदि मैक्रो इकोनॉमिक हमारी स्थिर रहती है तो इससे पेंडेमिक से जो हमारे देश की इकोनॉमी को नुकसान हुआ है उसको हम फिर से वापस रिगेन कर सकते हैं। और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर शामिल हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो उनका जो स्पेंडिंग डिसीजन है उनको वो बढ़ा सकते हैं, और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट का जो क्लाइमेट वातावरण है वो भी बना रहेगा। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पूरी ओवरऑल इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है, इसमें पार्टिकुलर किसी एक कंपनी की बात या फिर एक ग्राहक की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें पूरे मार्केट या फिर पूरे सिस्टम के बारे में हम अध्ययन करते हैं जो कि लार्ज स्केल पर ऑपरेट होता है। इसमें बताया गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वाइड लेवल पर इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, जीडीपी, ठीक है, और बेरोजगारी में जो चेंजेस आ रहा है पूरे बड़े लेवल पर, इंडिया के लेवल पर, उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन यदि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये फोकस करता है इंडिविजुअल एक्टर्स के रूप में। इकोनॉमी का जो एक यूनिट है उसके ऊपर ये फोकस करता है, जैसे कि एक आदमी, एक हाउस होल्ड, एक इंडस्ट्री। यदि इनके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब आगे क्या कहना है इनका हम देख लेते हैं। अब आरबीआई का कहना है कि हम तो ये चाहते हैं कि डिमांड बढ़ती रहे जिससे बिजनेस की जो एक्टिविटी हैं वो चालू रहें। और यदि ग्रामीण क्षेत्र के बारे में जब इनसे पूछा गया तो इनका ये कहना था कि ग्रामीण क्षेत्र में तो मांग बहुत ज़बरदस्त है, प्रोडक्शन भी बहुत ज़बरदस्त हुआ है 2020-21 में, इसलिए जो है इधर जो डिमांड है वो हाई ही रहने वाली है, ऐसा इनका कहना है। और आगे बताया है कि शहरी क्षेत्र में डिमांड कैसे बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, कौन कौन से इन्होंने रीजन दिए हैं। देखो, शहरी क्षेत्रों में होती हैं इंडस्ट्रियाँ। अब इंडस्ट्रियाँ वैक्सीनेशन के चलते चलते जो भी बंद थी, अब वैक्सीन आ गई है तो वो सारी इंडस्ट्रियाँ चालू होने वाली हैं। ठीक है, तो जब वैक्सीनेशन का काम चालू हो जाएगा, लोग स्वस्थ रहेंगे, लोगों का आना जाना होगा, लोगों की डिमांड जब ऐसे में बढ़ने लगेगी, ऐसा इनका कहना है।
और इन्होंने जीडीपी के ग्रोथ का एक प्रोजेक्शन दिया है, अनुमान लगाया है कि 2021-22 के लिए जीडीपी की जो ग्रोथ है 10.5% रहने वाली है। ठीक है, इसी को इन्होंने अलग अलग क्वार्टर में बताया है, जैसे कि क्वार्टर 1 में 26.2%, क्वार्टर 2 में 8.3%, क्वार्टर 3 में 5.4% और क्वार्टर 4 में 6.4% इन्होंने प्रोजेक्शन लगाया है इकोनॉमी के ग्रोथ होने का। ठीक है, अब यहाँ से हम जीडीपी को समझ लेते हैं कि जीडीपी आखिर होता क्या है। तो जीडीपी जो होता है ना, कुल मिलाकर हमारे देश के अंदर में कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसको रुपयों में यदि हम कहें कि इतने रुपए की सेवाओं का लेन देन हुआ, इतने रुपए की वस्तुओं का उत्पादन हुआ, और एक निश्चित टाइम में हम निर्धारित करें कि एक साल के अंदर कितना कितना रहा, तो उसको हम कहते हैं जीडीपी। और इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि ऐसे लोग जो विदेशी हैं और उत्पादन कर रहे हैं, विदेशी कंपनियां हैं, उसको हम जीडीपी में जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे इंडियन लोग जो विदेश में रह रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको जीडीपी में से घटा दिया जाता है। अब आगे हमको रियल जीडीपी भी आएगी और नॉमिनल जीडीपी को भी हम देख लेंगे कि क्या होती है। अब यदि हम वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की गणना को एक बेस ईयर के साथ में तय करें, ठीक है, या फिर स्थिर प्राइस पर करें, तो उसको हम कहते हैं रियल जीडीपी। अब एक होती है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी मतलब अभी करंट में किसी भी वस्तु या फिर सेवा की क्या प्राइस चल रही है, उसके आधार पर नॉमिनल जीडीपी की गणना करें तो उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब ध्यान रखना वाली बात ये है कि नॉमिनल जीडीपी में महंगाई को भी जोड़ा जाता है। अब हमारे जो आरबीआई के गवर्नर साहब हैं, ये कहते हैं कि महंगाई भी अभी ठीक ठाक है, 5% की चल रही हेडलाइन इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसका क्या उसको महंगाई में ये शामिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। तो जब हम इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन करते हैं, उस टाइम में यदि हम खाद्य और ईंधन की कीमतों में जो वृद्धि या कमी हो रही है उसको जोड़ देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन एक होती है कोर इन्फ्लेशन, जिसमें कि खाद्य और ईंधन को जो है अलग कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन मतलब खुदरा जो महंगाई है उसका अंदाज़ा इन्होंने लगाया है। इनका ये कहना है कि 2020-21 का जो क्वार्टर 4 रहा ना, उसमें 5% की महंगाई थी। ठीक है, 2020-21 के पहले क्वार्टर की ये बात करते हैं कि 5.2 रहेगी, क्वार्टर 2 में भी 5.2 ही रहेगी, क्वार्टर 3 में और कम हो जाएगी बोल रहे हैं, और क्वार्टर 4 में 5.1 रहने वाली है, ऐसा इनका कहना है। अब आरबीआई का कहना है कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर जिसको GSEC कहा जाता है, एक और यह नाम है इसको GSAP 1.0, इसके लिए भी जो है हम आगे काम कर रहे हैं, इसको एडवांस हम दे देंगे ताकि मार्केट में जो पैसे की जो मात्रा है सही बनी रहे, ऐसा इनका कहना है। अब इनका ये कहना है कि आने वाले क्वार्टर फर्स्ट में हम जो है 1 लाख करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी के लिए अनाउंसमेंट करने वाले। ठीक है, और जो 15 अप्रैल में जो ये घोषणा करेंगे या फिर कंडक्ट करेंगे GSAP 1.0 के अंतर्गत 25,000 करोड़ रुपया की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। अब हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी को समझ लेते हैं। यहाँ पर जो यूज़ आया है, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ख़रीद सकते हैं। ठीक है, इसके बदले में हमें जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो हमें ब्याज मिलता है, ब्याज सहित आपको पैसा मिल जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खरीद फरोख्त होती है।
ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनको जारी कर सकें और इनको पैसा मिल सके मार्केट से। अब आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी अवधि की जो सिक्योरिटी पेपर रहता है ना, उसको ट्रेजरी बिल कहते हैं, और जो ट्रेजरी बिल रहता है 1 साल से कम अवधि के लिए जारी किया जाता है। और यदि हम बात करें सरकारी बॉन्ड या फिर सरकारी डेब्ट सिक्योरिटीज़ का, तो इनकी अवधि 1 साल से ज़्यादा की रहती है। ध्यान देने वाली बात ये है कि केंद्र सरकार ट्रेजरी बिल और डेब्ट सिक्योरिटीज़ दोनों जारी करती हैं, लेकिन राज्य सरकारें सिर्फ डेब्ट सिक्योरिटी ही जारी कर सकती हैं। अगली जो न्यूज़ है वो भारतीय किसान यूनियन से है। थोड़ी सी न्यूज़ आई थी कि फिर से जो है लड़ाई झगड़े हुए हैं, हिंसा की घटनाएं हुए हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड एक न्यूज़ है भारतीय किसान यूनियन से। तो हम भारतीय किसान यूनियन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये जो यूनियन है ये किसानों का एक यूनियन है, ठीक है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में मजदूर लोग अपनी बात को मैनेजमेंट या फिर सरकार के सामने रखने के लिए यूनियन बनाते हैं ना, जैसे इंटक हो गया, सीटी हो गया, ठीक उसी प्रकार किसान लोग भी सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए संगठन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक प्रकार से फार्मर को रिप्रेजेंट करता है, और इसको फाउंड किया था चौधरी चरण सिंह ने, ठीक है। तो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे चौधरी चरण सिंह, ये पंजाब के थे, ठीक है, और इनका यूनियन था पंजाब खेतीबाड़ी यूनियन, ठीक है, जो कि पंजाब की एक ब्रांच थी। अब यदि हम बात करें तो कि भारतीय किसान यूनियन किससे एसोसिएटेड है या एफिलिएटेड है, तो ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1978 को, और अभी वर्तमान में इसके लीडर हैं राकेश टिकैत, और जनरल सेक्रेटरी हैं युद्धवीर सिंह। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जुलाई 1978 को। इसको लगभग 50 साल होने वाले हैं। तीसरे नंबर की न्यूज़ है पर्यावरण से रिलेटेड। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ करे, लेकिन ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें पर्यावरण को नुकसान पहुँचे और रोज़गार भी ना मिले, ठीक है। कम से कम हम हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ तो अच्छा छोड़ के जाएं। इसी के चक्कर में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट का कहना है केंद्र सरकार की ये शिकायत करते हैं। तो इनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने पहले तो ये कही थी कि हम 2017 तक पावर प्लांट से रिलेटेड जो पॉल्यूशन होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा और भी जो है स्ट्रिक्ट कदम उठाने वाले हैं, कदमों को सख्त करने वाले हैं। लेकिन अब क्या हुआ, आपने उस सीमा को बढ़ा क्यों दिए, 2020 के भी पार कर दिया आपने, ऐसा क्यों किया। पहले जो सीमा थी 2017 तक की, उसको सरकार ने कह दिया है कि अब आप 2022 तक आप प्रोडक्शन करते रहिए। इसका मतलब तो ये हुआ आप उनको खुली छूट दे रहे हैं कि मनमाने ढंग से पॉल्यूशन करते रहिए, ऐसा कहना है इस संस्था का। और सरकार जो सख्ती वाले नियम बना रही थी ना, वो कोल बेस वाले जो पावर प्लांट होते हैं ना, जो बिजली बनाते हैं, उनके लिए ये नियम लाई थी कि 2017 की उन्होंने लिमिट रख दी थी। दोस्तों चौथे नंबर की न्यूज़ है डेंगू मलेरिया से है। ये जो रोग होता है ना, बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि इसका पता जल्दी से चलता नहीं है, इसके लक्षण जल्दी से सामने आते नहीं हैं। तो इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की IIT दिल्ली ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे 1 घंटे के अंदर पता चल जाएगा कि आपको डेंगू है कि नहीं। खाली डेंगू अकेले की ये पहचान नहीं करता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी ये पहचान करता है, जैसे HIV का बता देता है कि आपको HIV है कि नहीं है। थोड़ी सी जानकारी यदि हम और भी हासिल करें तो डेंगू फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से, ठीक है। मादा एनाफ्लीज के काटने से मनुष्य में इसका संक्रमण हो गया। अब फिर यहाँ पर काट के मच्छर दूसरे व्यक्ति को काटता है तो वो व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। इसके अलावा ये लोग कुछ और बीमारियां हैं जिनको फैलाने का काम करते हैं, जैसे कि जीका है, चिकनगुनिया है, और भी अदर वायरस यही जो मच्छर है वो फैलाते हैं, ठीक है।
अब यदि हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो कितने ऐसे लोग हैं जो डेंगू के रिस्क में आते हैं, रिस्क वाले एरिया में रहते हैं, तो लगभग 3 बिलियन व्यक्ति डेंगू के खतरे से जूझ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है सीवियर डेंगू, ठीक है, जिसका पहला केस मिला था 1950 वाले सन में, ठीक है। कब, कहाँ पर? फिलीपींस और थाईलैंड में। ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है सीवियर डेंगू। अब हम डेंगू के लक्षण देख लेते हैं। तो डेंगू वाले व्यक्ति को जब फीवर आता है ना, तो उसका जो टेम्परेचर वो 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। और यहाँ नीचे जो बताए गए लक्षण हैं, इनमें से ही जो 2 लक्षण और भी उसको दिखाई देते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होना, ठीक है, आँखों के नीचे तरफ पीछे तरफ जो है पेन होना, और मसल्स और जॉइंट्स पेन होना, जी मिचलाना, वोमिटिंग होना, ग्लैंड्स में सूजन आ जाना, और शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने आ जाना, ये इसके लक्षण हैं। इसका नाम इन्होंने दिया है इनहेंस्ड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड प्लेटफॉर्म, ठीक है, जो कि तुरंत रिजल्ट देता है, आपको बता देगा कि आपको डेंगू हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके अलावा ये HIV का डिटेक्शन भी करता है, ठीक है। बहुत सारे इन्होंने क्लिनिकल ब्लड का सैंपल लिया और उसकी टेस्टिंग की, तो बाद में ये भी पता चला कि HIV का भी रैपिड तरीके से डिटेक्शन कर सकती है, तेज़ी के साथ में HIV है कि नहीं ये बता सकती है। अब यदि हम पुरानी जो प्रथा चली आ रही थी कि कैसे पता किया जाता था HIV का, तो वो था RT-PCR टेस्ट, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बहुत ही महंगे इक्विपमेंट लगते हैं, और भी कई सारे रीएजेंट्स लगते हैं जिससे डेंगू का पता लगाया जा सके, लेकिन इसमें डिले बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अब इस डिवाइस के बारे में बताया गया है कि ये अल्ट्रा सेंसिटिव है और आसानी से आप इसको उठा सकते हैं, रख सकते हैं, हैंडी डिवाइस है। बीमारी जब शुरुआती दौर में ही रहती है तभी हम उसका पता लगा सकते हैं इस डिवाइस की सहायता से, ठीक है, और लगभग 1 घंटे के अंदर में ही काम ख़त्म हो जाता है। अब इसको सबसे मेन चीज़ आ जाती है कि फंडिंग की। कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें पैसा ज़रूर लगता है, तो फंडिंग किसे किया था इसने? तो इसकी फंडिंग की थी इम्प्रिंट इंडिया प्रोग्राम, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत में आता है। और यदि इंडस्ट्री का पार्टनर देखें इसका, तो न्यू एज इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड ने इसका पार्टनर के रूप में काम किया था। अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं जो कि असम से है। दोस्तों, इंडिया में जब अंग्रेज़ों का शासन था और आज़ादी के लगभग हम करीब में ही थे, बहुत सारे धरना प्रदर्शन होते थे, हड़तालें होती थी, नेता लोग जेल में जाते थे, आंदोलन होते थे। उस टाइम में अंग्रेज़ों ने एक नियम लाया था राजद्रोह का। तो उतना पुराना जो राजद्रोह का कानून है वो इंडिया में आज भी है, और आज भी इतना ज़्यादा हो गया है ना, बीजेपी के कार्यकाल के दौरान या फिर पार्टिकुलर एक पीरियड देखें हम तो बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए हैं। आप सरकार के खिलाफ थोड़ी सी भी आवाज़ उठाते हो तो आपके ऊपर राजद्रोह का कानून लगा दिया जाता है और सीधे आपको जेल होती है, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। तो हम बात कर रहे हैं असम के मामले की। एक राइटर हैं जिनका नाम है शिखा शर्मा। कल की हमने न्यूज़ देखा था ना कि लगभग 22 जो सैनिक हैं नक्सली हमले में मारे गए थे, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने एक कमेंट किया था जिसके कारण इनके ऊपर राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया गया है और इनको अरेस्ट कर दिया गया है। इन्होंने क्या कहा था मैं उसको आपको जैसे का वैसे सुना देता हूँ, ठीक है। इन्होंने एक फेसबुक में एक पोस्ट लिखी थी। इनका ये कहना था कि सैलरीड पीपुल कैन नॉट बी टर्म्ड एज मार्टियर्स इफ़ दे डाई ड्यूरिंग ड्यूटी। आगे ये कहते हैं इन केस एन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय विल आल्सो बी ए मार्टियर इफ़ ही डाइज ड्यू टू इलेक्ट्रोक्यूशन। ऐसा इन्होंने एक पोस्ट लिखा था। इसी पोस्ट के लिए इनको जो है जेल में डाल दिया गया है और
कानून की धारा लगा दी गई है 124 से राजद्रोह का। एक तरफ तो संविधान कहता है कि हमें बोलने की आज़ादी है, संगठित होने की आज़ादी है, ग्रुप बनाने की आज़ादी है, लेकिन दूसरी ओर ये रिस्ट्रिक्शन कि किसी ने एक पोस्ट लिख दिया तो उसके ऊपर केस कर दो राजद्रोह का और उसको जेल में डाल दो। अब हम बात करते हैं इस राजद्रोह के कानून को, जिसको इंग्लिश में सेडिशन का केस कहा जाता है। तो भारतीय कानून की संहिता आईपीसी की धारा 124A में देशद्रोह की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है। कौन कौन से काम इसमें शामिल है, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखेगा या फिर बोलेगा जो कि सरकार का विरोध कर रहा है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है या फिर राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करे, संविधान को नीचा दिखाए, अपने लिखित या फिर मौखिक शब्दों या फिर चिन्हों या फिर प्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तौर पर नफरत फैलाए या फिर असंतोष जाहिर करे, ये सारे काम, इससे यदि नफरत फैलती है या असंतोष जाहिर होती है तो उसे आजीवन की कारावास है और 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। और ये जो कानून है अंग्रेज़ों के ज़माने का है, यहाँ तक कि जिस देश ने इसको बनाया था वहाँ उस देश ने तक इस कानून को समाप्त कर दिया है। ब्रिटेन ने इसे बनाया था, ब्रिटेन ने ही अब समाप्त कर दिया है। न्यूजीलैंड में भी इस कानून को समाप्त कर दिया गया है। और अंग्रेज़ों के दौरान 1870 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ इस कानून का प्रयोग किया गया था। अब बहुत सारे इसके लिए अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई कि ये हमारी जो आज़ादी है उसको ख़त्म करता है, बोलने की, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। तो इसमें कई सारे डिसीजन भी अच्छे डिसीजन आए हैं, जैसे कि बलवंत सिंह बनाम बलवंत सिंह वर्सेस पंजाब स्टेट 1995। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि केवल नारे लगा देने से ही राजद्रोह का मामला नहीं हो जाता है। जैसे कि कोई यदि कहता है खालिस्तान जिंदाबाद तो इसको राजद्रोह नहीं माना जाएगा। एक और केस आया था कॉमन काज वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, 2016। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हम ये सोच रहे हैं कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 124A के तहत जो अपराध से निपटने के दौरान जब भी आप इसको ध्यान रखो तो केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार स्टेट के मामले को आप ध्यान रखो। अब हम इसके बाद बात करते हैं 6वें नंबर की न्यूज़ की, जिसमें कि राजस्थान की सरकार ने जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हैं उनकी एज में छूट का प्रावधान किया है। मतलब उनको भी SC/ST कैटेगरी के बराबर ही छूट मिलने वाली है, ऐसा उन्होंने बजट में उल्लेख किया था। ध्यान ये रखना है कि ये केवल स्टेट सर्विस के लिए है, ठीक है। और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे सर्विस से रूल से रिलेटेड कुछ बातें बजट में निर्धारित की थी, जैसे कि कुछ और अप्रूवल भी दिए थे कि NTPC को हम अपने यहाँ पर लैंड देंगे जो कि सोलर पावर प्लांट रहेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये कोल वाला पावर प्लांट नहीं है, सोलर वाला पावर प्लांट है, ठीक है। ये जो नियम इन्होंने बनाए हैं ये उन लड़कों के लिए भी हैं जिनकी एज हो गई है, अब वो फिर से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, तो वो उन लोगों के ऊपर भी ये लागू होने वाला है। पुरुषों के लिए 5 साल उम्र बढ़ा दिया गया है और महिलाओं के लिए 10 साल एज में वृद्धि कर दी गई है। अब हम 7वें नंबर की न्यूज़ लेते हैं, जो कि इटली का एक मरीन केस है। इटली के समुद्री जहाज़ के 2 जो सैनिक थे उन्होंने केरल के तट पर स्थित जो मछुआरे हैं उनकी हत्या कर दी थी। तो वो केस चलता ही रहा, ठीक है। इंटरनेशनली रूप से भी ये मुद्दा उठा था, तो वहाँ पर ये बात सामने आ गई कि वो जो 2 सैनिक का जो केस है हमारे इटली में ही चलेगा, आपके इंडिया में नहीं चलेगा वो केस, ठीक है। और जो भी डिसीजन आएगा तो हम आपके देशवासियों को कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, ऐसा मामला आया था इंटरनेशनली रूप से। तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अब हम इस केस को क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि हाँ कंपनसेशन तो उनको दे चुके हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा केवल आपके कहने से हम नहीं बात आपकी मान लेंगे, हमें जो है उन विक्टिम्स या फिर उनकी भी सुध लेना पड़ेगा, जो मछुआरे हैं, जो पीड़ित हैं, उनका पक्ष भी सुनेंगे, तब जाके हम कोई डिसीजन देंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इसकी सुनवाई हम करेंगे 9 अप्रैल को। अब जब ये फैसला गया था इटली में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में, तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने ये कहा था, ट्रिब्यूनल ने ये फैसला दिया कि केस आप जो है ना अपने इंडिया में मत चलाओ, केस चलेगा इटली में, और जो भी फिर उस समय कंपनसेशन मिलेगा तो वो आपके इंडियंस को दिया जाएगा, ऐसा इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का कहना था। तो अब उस ट्रिब्यूनल का नाम यहाँ पर बताया गया है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, UNCLOS। इसका इंडिया मेंबर है। अब ये देखो इस मामले में ना सबसे बड़ी संस्था है। अब इसकी अपील इंडिया और कहाँ करेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनली रूप से है, ऐसा इंडिया का कहना था सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद 8वें नंबर की न्यूज़ इंसेंटिव से रिलेटेड है, जिसमें सरकार विभिन्न प्रकार की कंपनियों को उनके प्रोडक्शन के लिए, उनके क्रय विक्रय के लिए इंसेंटिव देती है, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ावा मिले, इंडियन में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। तो सबसे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो छोटा सा दिख रहा है ना, ये छोटा सा बॉक्स, इसको कहते हैं सोलर सेल, ठीक है। और ये जो इसको कंप्लीट जब इसको बनाया जाता है तो इसको हम कहते हैं सोलर मॉड्यूल। अब ऐसे ही जब बहुत सारे सोलर मॉड्यूल यहाँ पे जोड़ दिए गए हैं तो इसको कहते हैं सोलर पैनल। तो इंडिया का ये कहना है कि अभी तक हम सोलर मॉड्यूल को विदेशों से मंगवाते थे, अब हम ये चाहते हैं कि ये सोलर मॉड्यूल यहीं पर बने। इसके लिए हम जो है इंसेंटिव देंगे, ताकि विदेशी कंपनियां आएँ और हमारे यहाँ पर ही बनाएं, या फिर ये चीज़ें भारत में ही बनाई जाएं। तो इस स्कीम में कौन कौन से प्रोडक्ट शामिल हैं? पहला है एयर कंडीशनर और LED लाइट्स, ठीक है। और दूसरी कैटेगरी है हाई एफिशिएंसी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की। अब हम बात करते हैं कि कितने पैसे का अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत टोटल यहाँ पर कीमत बताई गई है 6,238 करोड़ रुपए की। और फिर यदि इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि इंडिया को पूरा वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, ठीक है। जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं हमारे इकोनॉमी वाले सेक्टर में, उसको दूर करना है, और इफ़िशेंसी, प्रोडक्शन की जो इफ़िशेंसी है उसको बढ़ाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आने वाले 5 साल का एक डेटा प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। इसमें ये बात बताई गई है कि इसकी जो बिक्री है ना, सेल है, इन पर 4 से 6% का इंसेंटिव इंक्रीमेंट किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और आने वाले 5 साल की यदि हम बात करें तो इंक्रीमेंटल जो इन्वेस्टमेंट है वो 7,290 करोड़ का से ज़्यादा का हो जाएगा। और यदि प्रोडक्शन की टोटल कीमत हम बताएं तो लगभग 1.68 लाख करोड़ का होगा, और जिसमें 4 लाख जॉब जनरेट होने वाली हैं, ऐसा इनका कहना है। आगे यदि हम बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इस मामले में 4,500 करोड़ रुपया का इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। तो आखिर हम इनको मंगवाते क्यों हैं और कौन कौन सी चीज़ें मंगवाते हैं? तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है सोलर PV सेल्स और मॉड्यूल्स को हमको मंगवाना पड़ता है। अब इसका यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, उसकी लिमिटेड ऑपरेशनल कैपेसिटी है पावर सेल्स और मॉड्यूल्स बनाने के चक्कर में। अब आगे इसमें बताया गया है कि क्या क्या लाभ हमको होने वाला है, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल फ़ायदा बता दिया गया है कि एडिशनल कैपेसिटी हमको मिलने वाली है 10,000 मेगावाट की, ठीक है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। और इन्वेस्टमेंट जो है 17,200 करोड़ का इसमें होने वाला है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा फ़ायदा है वो डायरेक्ट जो है रोज़गार 30,000 लोगों को मिलेगा, और इनडायरेक्ट रूप से 1.2 लाख लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, ऐसा कहना है मोदी जी का।
इसके बाद 9वें नंबर की खबर जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग ने उल्टे ही ममता बनर्जी को एक नोटिस जारी कर दिया है, जबकि शिकायत चुनाव आयोग से की थी ममता बनर्जी ने, तो उल्टी नोटिस मिल गई है ममता बनर्जी को। ठीक है, इन्होंने एक बात कही है जिसके अंतर्गत नोटिस जारी किया है। ठीक है, कास्ट और कम्युनल अपील्स टू वोटर्स एंड इंटिमिडेशन, मतलब एक प्रकार से धमकी ही समझ लो। इसी के चक्कर में इनको ये नोटिस दिया गया है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो मुस्लिम मतदाता है ना उनसे अपील किया था कि अपना वोट अलग अलग पार्टियों के बीच में मत बांटो, केवल टीएमसी को ही वोट दें, ऐसा इनका कहना था। और यदि इंग्लिश में इनके सेंटेंस को हम देखें ना तो इन्होंने कहा था कि आई एम रिक्वेस्टिंग माई माइनॉरिटीज़ ब्रदर्स एंड सिस्टर विथ फोल्डेड हैंड्स, डू नॉट डिवाइड द माइनॉरिटी वोट्स आफ्टर लिसनिंग टू द शैतान डिवाइल पर्सन हु हैड टेकन मनी फ्रॉम द बीजेपी, ऐसा इनका कहना था। इसी के चक्कर में चुनाव आयोग ने इनको नोटिस जारी किया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान नेता को ध्यान में रखनी चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग उस पर एक्शन लेता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं भारत और सेशेल्स के संबंध के बारे में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक वेसल्स है, जहाजी समुद्री जहाज़ है एक PS जोरास्टर, जो कि समुद्र में पेट्रोलिंग का काम करेगा, इसको सेशेल्स को वो हैंड ओवर करने वाले हैं। ठीक है, और ये जो इनका इंटरेक्शन होने वाला है सेशेल्स के नेता के साथ में, वो जब यहाँ पर इलेक्शन हुआ था सेशेल्स में, उसके बाद से ये पहली इंटरेक्शन है इंडिया के साथ में। ठीक है, तो इसमें PM हैंडओवर करने वाले हैं इस समुद्री जहाज़ को जिसका नाम है PS जोरास्टर। अक्टूबर 2020 में सेशेल्स में चुनाव हुआ था, तो राम कलावन जो है वहाँ के राष्ट्रपति बने थे, तब से ये इनकी पहली मुलाकात है। और 2015 में मोदी ने सेशेल्स की यात्रा की थी। यदि हम इस प्रकार के जहाज़ और कितने दे चुके हैं इसकी बात करें तो 2005 में, 2014 में, 2016 में भी इस प्रकार के जहाज़ हम दे चुके हैं। और भी चीज़ें हैं जो वर्चुअल रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप से उद्घाटन करने वाले हैं, जैसे कि सेशेल्स में एक पावर प्लांट है उसको, जिसकी कैपेसिटी है 1 मेगावाट, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट की बिल्डिंग है ना उसका भी उद्घाटन किया जाने वाला है। और ऐसा कहते हैं कि जो आइसलैंड है सेशेल्स का, उसमें ये सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। अब इसको बिल्डिंग को बनाने से ये फ़ायदा होने वाला है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जो सरकारी ऑफिस हैं वो सब एक ही जगह पर आ जाएंगे, एक ही जगह से सारा काम हो जाएगा। और जो वेसल्स हम दे रहे हैं PS जोरास्टर, इससे क्या फ़ायदा होगा, तो इससे जो है वे सेशेल्स एंटी पायरेसी ऑपरेशन को कैरी आउट कर पाएगा। और यदि हम इसकी बात करें कि इसको किसने बनाया है, तो इसको कोलकाता बेस्ड गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने बनाया है। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया ने उनको जो है गिफ्ट किया है 50,000 डोज का, और वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रूस और पाकिस्तान के संबंध में। फॉरेन से ये न्यूज़ है। तो कल के न्यूज़पेपर में हमने जो पढ़ा था ना, भारत और रसिया के संबंध को, रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे, तो इंडिया के साथ में तो मुझे ऐसे कोई ख़ास बात समझ में नहीं आई जितनी ख़ास बात उन्होंने पाकिस्तान के साथ में की है। ठीक है, क्या क्या दोनों के बीच में बातचीत हुई रूस और पाकिस्तान के बीच में, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। रसिया ने ये कहा था कि हम पाकिस्तान को विशेष सैन्य उपकरण देने वाले हैं ताकि पाकिस्तान में जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं ना उनमें कमी आ सके, और शीतकाल के इन दो विरोधियों के बीच में आतंकवाद से लड़ने में सहयोग बढ़ने वाला है। और इन्होंने ये भी कहा है कि संयुक्त रूप से जो है नौसेना की और भूमि से रिलेटेड हम युद्ध अभ्यास करने वाले हैं।
तो टोटली यदि हम बात देखें ना, तो किन किन मुद्दे पर बात हुई, तो इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, व्यापार हमारा कैसे इजी हो सके, आतंकवाद से हम कैसे निपट सकें, और रक्षा सुरक्षा समेत द्विपक्षीय सहयोग पर इन्होंने बातचीत किया था। ठीक है। और यदि वैक्सीन की बात करें तो पाकिस्तान ने कहा था कि 5 मिलियन डोजेस की हमें ज़रूरत है स्पुतनिक 5 की, तो हम खरीदेंगे आपसे। और दूसरी बात है, और भी इनके संबंध मजबूत हो रहे हैं। कैसे पता चलता है कि एक पाइपलाइन चल रही है जो साउदर्न पोर्ट सिटी कराची है ना, उसको, और ईस्टर्न जो लाहौर है वहाँ से पाइपलाइन विकसित करने का काम भी चल रहा है रसिया के सहयोग से। और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमारी रेलवे बहुत पुरानी हो गई है, तो उसमें भी नया उसको भी हमें नया करना है, और एनर्जी सेक्टर में भी हमें आपकी हेल्प चाहिए, ऐसा पाकिस्तान का कहना था। अगली न्यूज़ है ईरान से। इस पिक्चर में आप देख रहे हो ना, इस पिक्चर में ईरान के एक समुद्री जहाज़ को किसी नए मिसाइल से दाग दिया है। तो अमेरिका का कहना है कि ये जो है इजराइल ने किया है। इजराइल ने पहले कभी जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ होगा ना, उसका बदला लिया है। अब अमेरिका ऐसा क्यों कह रहा है, ये हम आगे देखेंगे। वो उन्होंने आरोप इसलिए लगाया है क्योंकि इजराइल ये नहीं चाहता है कि अमेरिका इस डील में फिर से वापस आए। ठीक है। तो इसी के चक्कर में उन्होंने इस पर मिसाइल दागी होगी, ऐसा कहना है अमेरिका का। ठीक है। अब चिंता की बात ये है कि ये तो सिविलियन समुद्री जहाज़ था, इसको क्यों टारगेट बनाया गया? ये कोई हमारा मिलिट्री पर्पज़ वाला थोड़ी ना था। लेकिन कई कई लोग का कहना है कि इसमें ईरान के कमांडोज थे। ठीक है। ये प्रोटेक्शन और फिर अदर ड्यूटी के हिसाब से काम कर रहे थे। और आपको इस जहाज़ का नाम याद रखना है, ये एक कमर्शियल वेसल था, MV सेविज। और कहाँ का, किस कोस्ट पर ये था? जिबूती, डी जिबूती, ये कोस्ट का नाम भी हमें याद रखना है। ठीक है। क्योंकि पॉइंट पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। अब ईरान का कहना है इसमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, लेकिन अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। और ठीक है, इंटरनेशनल रूप से हम इस मुद्दे को उठाने वाले हैं, ऐसा ईरान का कहना है। वही बात है कि एक सिविलियन वेसल था, इसको हमने स्थापित करे थे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से, रेड सी वाले और गल्फ ऑफ एडेन वाले एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है समुद्री लुटेरों का जो खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ऐसा इनका कहना है। अब हम आगे देखते हैं। ये जो ईरान का जहाज़ था वो एक मालवाहक के रूप में काम कर रहा था, और टेक्निकल से रिलेटेड, लॉजिस्टिक्स से सपोर्ट से रिलेटेड जो है माल की ढुलाई में लाल सागर के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद 13 नंबर की जो न्यूज़ है वो RBI से रिलेटेड है। RBI ने घोषणा की है कि हम सपोर्ट देंगे 50,000 करोड़ रुपया का नाबार्ड को, और भी इससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है ना, उनको हम इतने पैसे देने वाले हैं। इसके अलावा हम ARC की भी एक्टिविटी को रिव्यू करेंगे, क्योंकि ये बैड लोन को हैंडल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके पास भी पैसों की कमी नहीं जानी चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो कोविड-19 के कारण मार्केट के में जो पैसों की कमी आई है, उसको पूरा करने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नाबार्ड को और अन्य एजेंसियों को 50,000 करोड़ की सहायता हम देने वाले हैं। ठीक है। अब इन्होंने 25,000 करोड़ रुपया एक साल के लिए किसको दिया है? एग्रीकल्चर और उससे संबंधित एक्टिविटी है उनमें दिया जाएगा। ठीक है। और ग्रामीण गैर कृषि क्षेत्र है उनको दिया जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को दिया जाएगा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये सभी को मिलने वाला है 25,000 करोड़ रुपया। अब जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, इसको एक साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए हम देंगे, ऐसा इनका कहना है। सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए मिलेगा, ताकि जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके हाथ में भी पैसा बना रहे। और ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि रेपो रेट का हमने बहुत ध्यान रखा है, ऐसा इनका कहना है। और एसेट ARC जो कंपनियां हैं उन पर भी विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि बैड लोन के साथ में डील करती हैं। ठीक है।
इनके लिए हम एक कमेटी बनाएंगे ताकि इसमें जो कामकाज होता है उसको रिव्यू कर सकें और उनकी जो भी ज़रूरत है उनको हम पूरा करेंगे, ऐसा आरबीआई के गवर्नर का कहना है। अब बिजनेस वाले पेज में से एनसीएलटी का न्यूज़ आया था, तो एनसीएलटी से रिलेटेड हम जो हैं कुछ बातें देख लेते हैं। जैसे कि जो एनसीएलटी है ना, वो पूरी तरह से न्यायालय का काम नहीं करती है, आंशिक रूप से एक प्रकार से जुडिशियल बॉडी है, ठीक है। और किसी कंपनी और बैंक के बीच में जो भी विवाद होता है ना, जैसे किसी कंपनी ने बैंक से पैसे उधार ली और बैंक को चुका नहीं पा रही है, इससे रिलेटेड जो भी विवाद हैं वो एनसीएलटी में निपटाए जाते हैं। और यदि हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1 जून 2016 को इसको फॉर्म किया गया था और एक्ट का नाम यहाँ पे बताया गया है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 408 के तहत, ठीक है। और इसको लाने का एक बेस बताया गया है जस्टिस इराडी कमेटी, जो कि इन्वॉल्वेंसी और कंपनीज से रिलेटेड मामलों की देखरेख कर रही थी, ठीक है। इन्हीं के तहत इसको लाया गया। और यदि हम इसके संगठन की बात करें तो टोटल 15 एनसीएलटी की बेंच है, ठीक है। हर बेंच में 16 जुडिशियल मेंबर रहते हैं, 9 टेक्निकल मेंबर रहते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान रखना है, एनसीएलटी और एनसीएलटी में यदि कोई केस चल रहा है और यहाँ पर कोई व्यक्ति हार जाता है तो इसकी अपील वो एनसीएलटी में कर सकता है, और यहाँ से भी हार सकता है, हारेगा तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाकर अपनी अपील दायर कर सकता है। ये है इसकी प्रोसेस।